हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आ चुके हैं मैथ का एक नया टॉपिक जो कि है रियल नंबर, जो कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर है टेंथ का, है ना। टेंथ का ये फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, ठीक है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। दोस्तों आज हम वास्तविक संख्या को डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब कि इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन नहीं बन पाता है उसको भी समझेंगे किस तरह से बनाना है। बहुत सारे बच्चा को इसमें कुछ कुछ जो प्रमेय का है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, वो भी समझ में नहीं आता है, तो वो भी हम आज आपको समझाऊंगा कि आखिर में वो है क्या, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताऊंगा कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसमें कुछ चीज़ें आपको पहले समझ लेना पड़ेगा, तभी आपको उस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है वो बना पाइएगा और उसको अच्छी तरह से समझ भी पाइएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स है और जब तक आप मैथमेटिक्स को समझ के नहीं बनाइएगा आपको मज़ा नहीं आने वाला है। तो कभी भी मैथमेटिक्स जो भी मैथ का क्वेश्चन बनाइए उसको समझ कर बनाइए, रट्टा नहीं मारिए। रट्टा मारिएगा तो आप एग्ज़ाम में नहीं बना पाइएगा, क्योंकि आपको सेम क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं पूछ सकता है। अगर आप समझे रहेंगे तो उस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं और बहुत फास्ट में कर सकते हैं, और आपको मैथ का क्वेश्चन बनाने में भी मज़ा आएगा, है ना। तो कभी भी रट्टा नहीं मारिए। जो बच्चा रट्टा मार के पढ़ेगा उसको कभी भी नहीं आ पाएगा मैथ से, उसी को मैथ में डर भी लगता है। कोई भी थोड़ा पूछ दे, थोड़ा ही चेंज कर दे उसी क्वेश्चन में, तो आप नहीं बना पाइएगा। तो कभी भी पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, तभी आपको मैथ समझ में आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि रियल नंबर में आपको जो ये चैप्टर है इसमें कौन कौन सी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये चैप्टर एक संख्या पर आधारित है। तो हम शुरू से, ठीक है, जब से हम लोग जो जाते हैं तो संख्या से ही शुरू करते हैं ना। पहला क्लास से ही हम लोग क्या करते हैं, गिनती, मैथमेटिक्स में गिनती से शुरुआती होती है। मतलब कि हम लोगों का स्टडी जो है मैथमेटिक्स में एक दो से शुरू होता है, मतलब संख्या से शुरू ही होता है। तो सबसे पहले हम एक दो सीखते हैं ना, ठीक है। एक दो सीखते सीखते तभी हमको अपने अगले क्लास में सिखाया जाता है कि ये संख्या कौन सी है, ये संख्या कौन सी है। लेकिन शुरुआत में हम बस एक दो सीखते हैं। तो उसी तरह से आज हम आ चुके हैं एक उसी संख्या में से रियल नंबर पे, मतलब वास्तविक संख्या, कि वास्तविक संख्या में क्या सब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे कि हम शुरुआत में देखें कि संख्या में भी प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है, ठीक है, परिमेय संख्या, पूर्णांक होता है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या आती है। ये सब तो आप पिछले वाले क्लास में 9th 8th ये सब 7th में सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना होगा रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो आप जानते होंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि जिसमें आपको रियल नंबर भी आ जाए, सॉरी परिमेय संख्या भी आ जाए और अपरिमेय भी। मतलब कि जैसे 1 आ गया, ये क्या है, परिमेय संख्या। 2 आ गया या 3/5 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, ये सब परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या भी जानते होंगे, जैसे √3, √5, है ना, √17, ठीक है, √17, 18, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या। तो यही सब मिल जाता है ना एक साथ। ये सब जब एक साथ मिलकर हमको क्वेश्चन में आने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये रियल नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि हमको ये दोनों मिल के आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम कह दें कि 1 + √3, ठीक है, तो इसमें आप कौन सा कहिएगा, ये इसमें परिमेय संख्या भी है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों है। तो हम इसमें परिमेय संख्या सिर्फ नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे एक वास्तविक संख्या का जोड़ है ना। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या का जोड़ है। जैसे और अगर हम दे दें 1 + 2, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये एक प्राकृतिक संख्या का जोड़ है ना। या हम इसको कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या का जोड़ है, क्योंकि 1 भी एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो ये हमको आएगा भी कितना जोड़ने पर 3, तो वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो ये सब तो आपको 9th में पहले पढ़ा जा चुका है, ठीक है। तो इसमें तो आपको ये पढ़ना नहीं है ना। बस हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर में ये संख्या है क्या, वास्तविक संख्या। तब हम चलेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से कि उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। संख्या आप समझ लिए होंगे, अगर नहीं आपको आता है तो पिछली वाली क्लास का लीजिए, या जो भी संख्या है उसको एक बार याद कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कभी भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जब क्वेश्चन आप बनाइएगा ना तो उसमें आ जाएगा कभी धनात्मक संख्या, कभी कहेगा कि इतने अभाज्य संख्या का मध्य ज्ञात कीजिए, या ये कौन सी संख्या है, ठीक है, कभी ये भी पूछ देता है ना। तो आपको संख्या के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, कौन सा भाज्य संख्या है, कौन धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक है, कौन सा पूर्णांक है ना, कौन परिमेय संख्या, कौन सा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन मतलब कि अगर 10th में देखेगा इस बार का भी क्वेश्चन में, तो परिमेय संख्या अपरिमेय पूछता है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो ये सब तो पहले आपको जान लेना होगा, ठीक है। इस चैप्टर से ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, या दे देगा कोई भी दशमलव संख्या, ठीक है,
दशमलव संख्या दे दिया और इसमें से पूछ दिया कि इसको परिमेय संख्या में बदलिए, ठीक है, ये शांत है या अशांत, तो ये सब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो सबसे पहले तो आपको संख्या के बारे में नॉलेज, ठीक है, प्राप्त कर लेना है, नहीं तो हम एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा संख्या के बारे में, जितना भी संख्या से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होता है उसको हम बता दूंगा। लेकिन अब हम इसमें बताएंगे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्योंकि आपको इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालना है, ठीक है, मतलब मौसा निकालना है, वो हम आप बताएंगे। चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि एल्गोरिथम क्या है और उसके बाद प्रमेयिका क्या होती है। तो सबसे पहले आप समझिए कि एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखिए, एल्गोरिथम का मतलब होता है कि कोई भी अगर आपके पास एक समस्या आते हैं, ठीक है, तो उस समस्या को हल करने का कौन सा प्रोसेस है, ठीक, उसी को कहते हैं एल्गोरिथम। आसान सी भाषा में स्टेप बाय स्टेप किसी भी समस्या को हल किया जाए तो उसको कहते हैं एल्गोरिथम। जैसे कि उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आपके फ़ोन में कोई वीडियो ऐसा है जो कि आपको डिलीट करना है ना, डिलीट करना है, या कोई भी फ़ोटो उसको डिलीट करना है, तो बहुत लोगों को डिलीट नहीं करने आता है। जैसे व्हाट्सअप पे नंबर सेव करना है, चलिए व्हाट्सअप में क्या करना है, नंबर सेव करना है। व्हाट्सअप नंबर सेव करने के लिए भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है, कि किस तरह से उसको सेव किया जाता है, तो व्हाट्सअप चैट में उसका नंबर आता है। बहुत लोगों को आता भी नहीं है, तो जिसको एल्गोरिथम नहीं आएगा उसको समझ नहीं आएगा। एक एल्गोरिथम होता है, जैसे अगर व्हाट्सअप की बात करें तो उसमें जैसे अगर नंबर सेव करना है तो सबसे पहले आप जाते हैं उसके आइकन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, साइड में आइकन बना रहता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको जाते हैं न्यू कॉन्टैक्ट में, न्यू कॉन्टैक्ट के बाद उसमें आप नंबर डालते हैं, नंबर डालने के बाद उसका नाम लिखते हैं, ठीक है, उसको सेव करते हैं, तब जाके वो चैट में आता है। तो एक प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो किस प्रोसेस से सॉल्व हुआ है, ठीक है, जिस प्रोसेस से सॉल्व हुआ है उसी को कहेंगे हम एल्गोरिथम, ठीक है, सबसे आसान भाषा में। अगर और आप समझना चाहे तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि मैथ में हम किस तरह से उसको एल्गोरिथम के रूप में समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास 20 सेब है, ठीक है, वो 20 सेब को 5 लोगों में बराबर बराबर भागों में बराबर बांटना चाहता है, ठीक है, 20 सेब है, 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, कोई ना कोई एक स्टेप उठाएगा, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है, कि वो डिवीजन कर देगा, ठीक है, डिवाइड कर देगा, उस तरह से 5 से 20 में डिवाइड कर देगा तो 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो उसको एक समस्या था, है ना, एक समस्या था, वो छोटा था 20 का, तब ना जल्दी हो गया। मान लीजिए कहा जाए कि जैसे मान लीजिए इतना सेबों की संख्या है, ठीक है, और 5 लोगों में बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, ठीक, 1250 सेब है, ठीक है, उसको 5 लोगों में बराबर बांटना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे भाग देंगे, है ना। तो एक समस्या था, भाग देंगे। अब भाग देने के लिए भी भाग आना चाहिए ना, है ना, कि भाग देते कैसे हैं। तो उसमें हमको पता होता है कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे या 5 का टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पे 12 है, 12 से ज़्यादा नहीं लेना है ना, टेबल पढ़ते हैं तो आप लोगों को तो भाग आता होगा, ठीक। तो भाग को करते हैं, तो जो भी प्रोसेस होता है ना उसी को कहा जाता है एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एल्गोरिथम करना है, ये भाग वाला नहीं, HCF निकालने का एल्गोरिथम। HCF मतलब कि मौसा, ठीक है, इसका पूरा नाम है यूक्लिड, इसीलिए रखा गया है कि यूक्लिड वैज्ञानिक था, महान गणितज्ञ था, ठीक है, इसलिए यूक्लिड रखा गया है। तो यहाँ पे और विभाजन का मतलब है कि भाग, तो यूक्लिड विभाजन मतलब भाग। एल्गोरिथम समझते ही हैं, अभी बता दिया आपको कि एल्गोरिथम क्या है, एक प्रोसेस है, स्टेप है, ठीक है, कि किस समय अगर HCF निकालना है तो उसको किस तरह से करेंगे हल, तो हमारा HCF निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिथम के बाद आता है प्रमेयिका, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले एक और एग्जांपल देकर आपको एल्गोरिथम को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं कि एल्गोरिथम क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप किस तरह से समझा पाएंगे उसको, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि आपको बाइक स्टार्ट करके गाड़ी चलाना है, बाइक चलाना है, तो आप क्या क्या करते हैं उसको आप स्टेप स्टेप बाय बताइए, ठीक। मान लीजिए किसी को सिखाना होगा तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, चाबी डालते हैं, है ना, बाइक में ऑन करते हैं। उसके बाद क्या, अगर सेल्फ है तो सेल्फ लगाएंगे, सबसे पहले तो सेल्फ लगाएंगे, उसके याद नहीं तो किक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्लच दबाते हैं, क्लच दबाने के बाद ब्रेक गियर तोड़ते हैं ना, गियर तोड़ने के बाद फिर से क्लच छोड़ते हैं और फिर एक्सीलरेटर लेते हैं, तभी गाड़ी बाइक आगे बढ़ता है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ, ठीक है, उसी को कहते हैं एल्गोरिथम। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर में ये प्रमेयिका क्या है। एल्गोरिथम तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, अब हम समझते हैं प्रमेयिका के बारे में कि आखिर में ये प्रमेयिका क्या होती है। तो देखिए, प्रमेयिका मतलब होता है कोई दिया हुआ कथन को, ठीक है, जैसे कोई सिद्ध किया हुआ कथन है, ठीक है, उस कथन को किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाए तो उसको कहते हैं प्रमेयिका। आपको दिमाग से बाहर निकल गया होगा, हम समझते हैं। चलिए समझाते हैं। नहीं निकलेगा, हम निकलने नहीं देंगे दिमाग से बाहर, ये याद रखिए। देखिए,
यहाँ पे एक परिमेयिका पहले हम लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझा दूंगा, तो आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा कि आखिर में बहुत सारे परिमेयिका होता है। ठीक है, आपको बुक में दिखे तो बहुत सारी परिमेयिका होता है। तो परिमेयिका का सीधा सा अर्थ होता है कि सिद्ध किया हुआ एक कथन है, उसका हम प्रयोग किसी अन्य कथन के सिद्ध करने में कर सकते हैं, उसी को कहते हैं परिमेयिका। ठीक है, परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन में एक परिमेयिका है, ठीक है, उसको कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये एक परिमेयिका है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो आर होगा, ठीक है, वो हमेशा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा। और ये जो आर है वो हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इसमें एक एक कंडीशन है। ठीक, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब हम इसको आप समझाते हैं कि आखिर में ये है क्या। ये तो बुक में ऐसे लिखा है और हम भी ऐसे लिख दिए हैं, तो हम आपको समझाने ना आए हैं, बुक वाला थोड़ा नहीं उतार के दिखाने आए हैं। देखिए ये वाला तो लिख दिए। अब यहाँ पे समझिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, समझिए। जैसे मान लीजिए आपको 5 से यहाँ पे भाग देना है ना, तो एक एल्गोरिथम है। ठीक है, तो हम आप एल्गोरिथम करते हैं, आप लोगों को वो एल्गोरिथम आता होगा। एल्गोरिथम का मतलब भाग देने हैं। कैसे भाग देते हैं उस तरह से भाग दीजिए फटाफट। 5 दूनी 10, इसको घटाओगे है ना, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 1 में से गया 0, यहाँ पे उतारेंगे कितना 5, ऐसे आता है ना। 5 25, यहाँ पे हो जाएगा 25, फिर घटाएंगे 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब क्या उतारेंगे, यहाँ पे बचा है 0, 5 से 0 में नहीं लग गया तो 0 बार लगाएंगे, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आ गया 0। ठीक है, ये हम क्या किए, एल्गोरिथम किए, ये परिमेयिका नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है ये क्या हुआ, एक एल्गोरिथम था। किस चीज़ का एल्गोरिथम, भाग करने का एल्गोरिथम। ठीक है, तरीका, प्रोसेस। ठीक है, जो भी कहिए आप, स्टेप कहिए। अब यहाँ पे ये वाला समझना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सब कुछ इसी में है। पहले आप इस सब का नाम पता है आप लोगों को, बोलिए इसका क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोगों को पता नहीं भी होगा। तो अभी हम आपको बताते हैं कि आखिर में इसको क्या कहा जाता है। इसको कहते हैं भाज्य। ठीक है, इसको कहते हैं भाज्य, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, इसको कहते हैं क्वोशिएंट, और हिंदी में अगर लिखेंगे, इंग्लिश में कहते हैं क्वोशिएंट, और यहाँ पे हिंदी हम लिख रहा हूँ भागफल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक। ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे इसको डिवाइडेड। ठीक है, नीचे में आता है शेषफल, जो बचता है शेष में बच गया उसको कहते हैं शेषफल, मतलब कि रिमाइंडर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर। इसको डिनोट करते हैं छोटा आर से, रिमाइंडर को। इसको डिनोट करते हैं किस चीज़ से, तो क्यू से। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो परिमेयिका दिया गया है, ठीक है, इंग्लिश में इसको लेमा कहते हैं। तो ये परिमेयिका दिया गया है, इसमें जो ए है, ठीक है, ए मतलब कि यहाँ पे भाज्य, ये वाला जो भाज्य है इसी को ए कहते हैं। यहाँ पे डिनोट किया गया है ए से। तो यहाँ पे अगर ए लिखा है इसका मतलब समझिए आप भाज्य है, क्या है ये, भाज्य है। ए कहिए या भाज्य कहिए। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं डिवाइजर, याद रखिएगा। यहाँ पे जो बी है ये, ठीक है, इसको कहते हैं भाजक, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे बी यहाँ पे लिख देते हैं हम समझने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप हिंदी में इसको बोलना चाहें, ठीक है, तो कैसे बोलिएगा, भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक, भाजक बी गुना क्या है, बी है, तो भागफल क्यों है, तो भाजक गुने भागफल प्लस क्या है, शेषफल, मतलब आर, रिमाइंडर। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये एक परिमेयिका है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कोई संख्या ए है, ठीक है, कोई संख्या जैसे यहाँ पे ए क्या है 1250। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई दो संख्या आया ना, कि दोनों का गुणनफल करके, ठीक है, इसके शेषफल से जोड़ देंगे तो हमको ये जो संख्या है वो प्राप्त हो जाएगा, भाज्य है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे क्या है, बी कितना है 250 है ना, गुना करना है कितना से, क्यों से, सॉरी यहाँ पे देखिए बी कितना है 5, ठीक है, 5 गुना क्यू कितना है 250। ठीक, 250, तो बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे आर कितना है 0, शेषफल क्या है 0, तो इसको गुना करेंगे ना तो हमको ए मिलेगा। ए क्या मतलब 1250, बराबर में क्या आएगा 1250। ठीक है, तो यही क्या है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे समझिए इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये तो समझ गए ना, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल।
ठीक है। मान लीजिए कि 2-3 चीज़ ये दिया रहेगा, ठीक है, और एक निकालना होगा तो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझिए, यहाँ पर देखिए कहता है कि r हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए r क्या है, 0 आया है, ठीक है, तो 0 आ चुका है। 0 से छोटा माइनस में कभी नहीं होगा, ठीक है, कभी भी माइनस में नहीं आएगा। अगर माइनस में आ रहा है तो गलत है वो, ठीक है, भाग आपका गलत है, माइनस में आ ही नहीं सकता है। तो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। और यहाँ पे कह रहा है r b से क्या है, छोटा है। तीर इधर लग रहा है, तीर का मतलब ही समझ लीजिए, जिसके में तीर लगेगा वो मर गया, मतलब वो छोटा हो गया, ठीक है। तो b से क्या है, r छोटा है, ठीक है, और r से b बड़ा है। b कौन सा है, यहाँ पर देखिए b क्या है, 5, r कितना है, 0। तो कभी भी 0 क्या होगा, ये b से छोटा ही होगा, बड़ा आ ही नहीं सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b हमको कितना आ गया था, घटाने के बाद 25 आया था ना। जब भी बड़ा आएगा, 5 से बड़ा आएगा तो वो भाग लग जाएगा, ठीक है। तो कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता है जब तक कि b क्या ना हो जाए, छोटा, b से r छोटा ना हो जाए, तब तक हम भाग करते रहते हैं, ठीक है। यही एक क्या है, प्रमेय का सिद्ध करने का। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके बुक के क्वेश्चन पे, ठीक है, कि इस प्रमेय से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और नए नए वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। अब हम चलिए इसके चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अब हम समझ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या है, ठीक है, और उसके प्रमेय का क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होती है, ठीक। अब हम चलेंगे इसके प्रश्नावली 1.1 पे, ठीक। अब हम देखिए, जब समझ गए तो क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा ना, सिर्फ मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आना तो चाहिए ना, उसका फल मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन कहा जा रहा है, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग द्वारा इन दो संख्या दिया गया, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे, इसका क्या करना है, HCF निकालना है, ठीक है। HCF का मतलब क्या होता है, HCF मतलब होता है, हिंदी में अगर समझेंगे तो मौसा निकालना है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मौसा, और इसका फुल फॉर्म देंगे तो हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। यही निकालना है इन दो संख्या का। लेकिन यहाँ पे हमको गुणनखंड विधि से हम लोग पीछे वाली क्लास में सीखे हुए थे, ठीक है। 8वां में भी 7वां में भी आप लोग बनाए होंगे, ठीक है, HCF निकाले होंगे गुणनखंड विधि से, ठीक। यहाँ पे गुणनखंड विधि से अभी नहीं निकालना है, अभी भाग विधि से, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाग विधि, उसके विधि से निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर क्या निकालिए, आप HCF निकालिए, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसमें ध्यान देना है कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 135 क्या है, बड़ा है, सॉरी 135 छोटा है, 225 बड़ा है, ठीक ना। तो हम 135 से 225 में क्या देंगे, भाग करेंगे, ठीक है। भाग किस तरह से करना है वो अब हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन 135, ठीक है, क्या है, 135 से भाग देना है किसमें, 225 में, ठीक है। यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है, तो हम आपको बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। 225 में, अब देखिए 135 से 225 में भाग देना है। 135 को कितना से गुना करें कि 225 से क्या हो, छोटा हो या 225 आ जाए। तो 135 दूना 270 हो जाएगा, तो हम 270 तो ले नहीं सकते क्योंकि आप लोगों को भी भाग आता है। तो 135 को एक बार लेंगे तो 135 आएगा, है ना। घटाएंगे तो 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से गया 0, यहाँ पे कितना आया, 90। अब देखिए यहाँ पर समझिए कैसे करना है। ये 135 इसको पूरी तरह से खा पाया, पचा पाया, नहीं पचा पाया। तो अब ये कहा कि 90 मैं पचाऊंगा तुमको, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे 135 225 को पूरी तरह से पचा नहीं पाया, तो अब ये 90 कहेगा कि 135 को मैं अब तुमको पचाऊंगा। मतलब कि अब ये 90 इसको भाग करेगा, इसको बांटेगा, किसको बांटेगा, 135 को। तो यहाँ पे 90 को फिर से खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 135 नहीं पचा पाया, तो 135 अब इसके पेट में आएगा, मतलब बीच में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 135 आया, इसको ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, नहीं पचा पाया, ठीक है, तो 90 जो बच गया वो 90 अब कहा कि हम तुमको यहाँ पे पचाऊंगा, तो ये बीच में आ गया 135, इधर फिर घेर दीजिए, ठीक है। अब 90 देखते हैं इसको पचा पाता है कि नहीं। तो 90 को कितना से गुना करें कि 135 आ जाए या 135 से छोटा रहे। तो गुना करना जानते हैं, 9 दूनी 18, कितना होगा, 180, है ना। तो बताइए 180 ले सकते हैं, 135 ही है, तो 180 तो नहीं ले सकते, 2 बार में नहीं लगेगा, तो कितना बार में लगेगा, एक बार में, ठीक है, एक टाइम। तो एक बार में क्या होगा, 90। इसको फिर माइनस कीजिए, 5 का 5, 13 में से 9 गया 4, कितना आया, 45।
अब ये 90 भी 135 को पचा नहीं पाएगा, फिर यहाँ पे बच गया है 45। अब ये 45 कहेगा कि मैं तुमको पचाऊंगा, और देखिएगा 45 पूरी तरह से किसको पचा देगा, 90 को खा जाएगा। ठीक है, अब 90 आएगा इसके पेट में। ठीक, क्या आएगा 90, ये वाली 90 आ गया यहाँ पे खोल दीजिए। 45 को कितना बार गुना करें कि यहाँ पे 90 आ जाए, 2 बार। 45 दूनी 90, ये तो आप लोगों को आता है, 2 बार। 45 दूनी कितना हो गया 90। ठीक है, माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल क्या है 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। यही कहा गया था यहाँ पे। ठीक है, प्रमेयिका में, ठीक है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था उसमें क्या कहा गया था कि शेषफल क्या आ जाए 0। ये बराबर क्या बोले थे BQ प्लस R। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये होता है B, वही हमारा क्या होता है HCF होता है। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे लास्ट में क्या बचा भाजक 45, कितना है 45। तो ये दोनों संख्या का जो HCF होगा वो क्या होगा 45 होगा। अब इसको जिस तरह से किताब में लिखा हुआ है उस ढंग से हम आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, ये तो विभाजन की तरह इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छे तरह से लिखना है तो वो भी अब हम लिखना बताता हूँ। सबसे पहले किसको तोड़े थे, यहाँ पे भाजक इसके रूप में लिखना है, A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है ना, A बराबर BQ प्लस R। बताइए A, इससे पहले वाले बता चुके हैं, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में कि A बराबर क्या होगा BQ प्लस R। पीछे देखे ना, तो यहाँ पे A क्या है 225। देखिए कैसे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, 200 यहाँ पे लिखते हैं 225 बराबर B, बताए थे ना B मतलब भाजक कितना 135। ठीक है, गुना कितना से किया Q, भागफल कितना आया गुना 1। शेषफल यहाँ पे कितना बच गया था, ये वाला में शेषफल कितना बता था यहाँ पे 90, तो प्लस में कितना रखेंगे 90, एक स्टेप हो गया। ठीक है, अब कौन सा लेंगे यहाँ पे 135। ठीक है, क्या लेंगे अब यहाँ पे 135 क्या बन गया है भाजक बन गया, सॉरी भाज्य बन गया। तो भाज्य को बाहर निकालेंगे क्या होगा 135। 135 को कौन भाग दे रहा है 90 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 90। ठीक है, बी क्यों कितना हो गया 90 को कितना से कर रहा है 1 से, तो क्यों 1 हो गया प्लस यहाँ पर शेषफल कितना बचा है 45, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अब बोलिए क्या आएगा, यहाँ बीच वाला क्या है 90, तो यहाँ पे बाहर निकल के आएगा ये वाला 90। 90 बराबर 90 कितना से गुना कौन कर रहा है यहाँ पे 45। 45 गुने क्या हो जाएगा 45 कितना बार किया 2 बार, प्लस शेषफल यहाँ पे कितना बचा 0। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कहा गया जब भी शेषफल 0 आ जाए, ठीक है, तो जो भाजक होगा, ठीक है, जो भाजक होगा वही इसका क्या होगा HCF होगा। ठीक है, यहाँ पे भाजक क्या आया 45, शेषफल 0 होना चाहिए। जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक यहाँ पे भाग देते रहना है। ठीक है, जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए तब तक भाग देते रहना है। जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त होगा तो यहाँ पर जो भाजक बना यहाँ पे 45, वही 45 क्या है इसका HCF। तो HCF बराबर आपका हो गया 45। ठीक है, आंसर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको फटाफट से उतारिए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन जो कि है 196 और 38,220 का क्या निकालना है HCF। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, HCF निकालना है। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको इसमें क्या बताए थे कि आपको देखना है कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है ना। तो सबसे पहले इसमें देखिए 196 और कितना 38,220, तो छोटा कौन हुआ 196, तो हम 196 से 38,220 में क्या देंगे भाग देंगे, है ना। तो चलिए देते हैं फटाफट से भाग। 196 से 38,220 में अब यहाँ पे एक चीज़ आपको कहेंगे, आप लोग पूछेगा कि यहाँ पर तो हमको 196 का पहाड़ा ही नहीं आता है। भैया पहाड़ा नहीं याद करना, यहाँ पे गुना समझना, आपको गुना भी करने आना चाहिए। इस सबको अगर अलग गुना कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। क्वेश्चन अगर आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप तो जल्दी सॉल्व करना भी ना पड़ता है ना। देखिए कैसे गुना करेंगे, यहाँ पे 38,220 है ना, कितना 196, यहाँ पे 196 को एक बार, यहाँ पे पहले सबसे पहले कितना लेंगे 382, एक बार में तो पूरा नहीं ले सकते हैं, कितना लेंगे 382। 196 को दूनी बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए 196 दूनी। अब गुना करना आप समझिए, यहाँ पे 196 को 2 से गुना करना है ना, इसको तोड़ लीजिए। ठीक है, 7वां 8वां में आप लोग सीखे होंगे। 196 को तोड़िए 190 और 6 में, 190 और 6 में देख लीजिए, गुना करना भी सीख लीजिए, सही रहेगा। 190 जोड़ 6, अब गुना करना है कितना से 2 से, है ना। 190 को तो 2 से आप गुना करने में आसान हो गया, 19 दूनी 38। देखिए अभी हम तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, यहाँ पे तोड़ूंगा नहीं, डायरेक्ट गुना करना है दिमाग में। ठीक है, दिमाग में गुना करिएगा तब आपको जल्दी से बनेगा, इतना टाइम नहीं रहता है लिखने के लिए, ठीक ना। तो 190 को 2 से करेंगे तो 9, 19 दूना 38, 38 पे एक जीरो आएगा तो कितना हो गया 380।
6 दूना 12, तो 380 और 12 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 392। यहाँ पे कितना था 382, तो बताइए 2 बार लगा, 196 दूनी लगा नहीं लगा, तो कितना बार लेंगे 196 एकम 196। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत कोई गलती कर देता है। 196 एकम 196, ठीक है। इसको घटाइए, 12 में 6 गया 6, यहाँ पे 7, एक 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 2 में से गया 1, कितना आया 1। अब समझिए ये वाली क्या उतारेंगे 20। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ये वाली क्या उतारेंगे 20। अब कोई कोई क्या होगा यहीं पे इसको घेर देगा और 196 से इसमें देने लगेगा, तो क्या होगा गलती हो जाएगा। यहाँ पे पूरा ये तो आया ही नहीं है, नहीं पूरा उतरेगा तब ना भाई, ठीक है। अभी 382 तक ही खत्म हुआ, यहाँ पर 20 बचा ही है, ठीक है। एक बार में तो 20 उतारेंगे, नहीं उतारते थे, एक एक अंक उतारे थे ना, यहाँ पर 20 बचा ही है, तो क्या उतारेंगे आप 2, क्या उतारे हैं 2। अभी भाग की तरह ही करना है, ठीक है, याद रखिए अभी जैसे भाग करते उसी तरह से करना है। तो अब यहाँ पे हमको आ चुका है 1862, ठीक है। तो अब हमको 196 को किसी एक संख्या से गुना करना है जो कि 1862 आ जाए, ठीक है, या 1862 से छोटा रहे, भाग में यही ना होता है, ठीक है। तो किससे गुना करेंगे, तो 196 बड़ा संख्या थी इसलिए हम किसको पहले तोड़ चुके हैं। तो चलिए 196 को गुना कर करके देखते हैं कितना होना चाहिए। अगर 5 से करेंगे तो 1995, सॉरी 19 पचे 95, कितना जाएगा 950, बहुत छोटा है। सीधे 9 से करते हैं, अगर 9 से करेंगे तो 19 नमा 171, 171 पे क्या जाएगा 1 0, है ना। 19 नमा 171 पे 1 0 आ गया, तो हो गया 1710। अब हमको इससे 9 को 6 से भी नहीं करना है, तो 9 6 कितना हो जाएगा 54, इसमें जो जाए कितना 54, जोड़ दीजिए 4 का 4, यहाँ पे 5 1 6, 7 का 7 और 1 का 1, 1764, कितना आया 1764। कितना बार में 9 बार में, 10 बार में नहीं ले सकते हैं। अगर 10 बार में लीजिएगा तो हो जाएगा 1960, है ना। 10 बार में नहीं ले सकते हैं, कितना बार में लेंगे 9 बार में। यहाँ पे 9 बार में कितना जाएगा 1764। इसको माइनस कर दीजिए, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बच गया 5, 15 में 6 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में 7 गया 0, यहाँ 1 में से गया 0, कितना आया 998, ठीक है। 98 पर अब 1 0 बचा हुआ है ना, फिर से 1 0 आएगा, भाग तो आता है ना, अभी भाग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मौसक की तरह घेरना नहीं है अभी, याद रखिएगा। भाग जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए ये संख्या तब तक घेरना ही नहीं है, ठीक है। घेर दीजिएगा तो फिर नहीं बनेगा। अब कितना आ गया 980। अब 196 को इस तरह से गुना कीजिए ताकि 980 आ जाए या 980 से छोटा रहे, है ना। चलिए गुना कीजिए फटाफट से, यहाँ पे देखिए। तो अगर 19 पचे 95, है ना, 19 पचे कितना होता है 95, तो अगर 95 पर 1 0 आएगा तो कितना हो जाएगा 950। देखिए भाई 5 वाले 19 पचे 95, 95 हुआ, 19 पचे 95, एक ये वाला 0 आएगा तो 950। अभी 6 से भी ना करना है, 6 पंचे 30, 30 इसमें जुटेगा। देखिए 0 का 0, 5 3 8, 9 का 9, 980 लाना था, 5 बार में कितना आ गया 980। तो इसको घटा दीजिए तो 0 आएगा, 0 0, शेषफल क्या प्राप्त हो गया 0, शेषफल क्या प्राप्त हो गया 0। हम बोले थे भाग देने वक्त जब भी शेषफल प्राप्त हो जाए तो समझिए कि आपका HCF निकल चुका है। तो यहाँ पर बताइए यहाँ पे भाजक कौन है, इसको अगर लिखना चाहिए तो कैसे लिखेगा, तो 38,2000, ठीक है, 38,220 बराबर क्या आया 196, ये भाजक था ना, गुना भागफल कितना था 195, प्लस में शेषफल क्या आया 0। तो यहाँ पे भाजक यही ना हुआ, यही हमारा क्या होता है HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF बराबर लिख दीजिए 100 कितना, सॉरी भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल 196, ठीक है। HCF कितना आया 196, समझ में आ गया। चलिए फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम बताते हैं अगला क्वेश्चन को, ठीक है, जल्दी से कीजिए। तो दोस्तों हम 2 क्वेश्चन तो कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255, इसमें आपको भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो 255 छोटा है, 867 बड़ा है, तो 255 से 867 में उसी तरह से भाग देना है। ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, आप खुद बनाइएगा। 2 क्वेश्चन समझा चुका हूँ, ठीक है। और भी अगर कोई भी बुक का क्वेश्चन हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, चाहे किसी में भी गैस में हो या पिछला क्वेश्चन पूछा गया उसमें भी आप बनाइए, तब आप सीखिएगा, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। मेरा काम था यहाँ पे आपको प्रोसेस बता देना किस तरह से करना है। अब आप इस प्रकार के हर एक क्वेश्चन को 10-12 क्वेश्चन को बनाइए, आप स्पीड लाइए, तब एग्जाम में निकलेगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। भूल जाइएगा, गलत हो जाएगा वहाँ पे, जल्दी गुना नहीं कर पाइएगा तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व कर लेंगे, लेट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसमें भी एक क्या है, लेट नहीं लगना चाहिए, लेट लगेगा तो फिर आपको क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, एग्जाम में टाइम ही नहीं मिलेगा। तो
अब 10-12 क्वेश्चन को इस टाइप का क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन को बनाइए, तब आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन को आप धरा के एकदम स्पीड में बना देंगे। चलिए हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, यहाँ पे समझना है धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब हुआ कि ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अब विषम पूर्णांक मतलब कि उसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास में भी हम आपको बताए थे, ठीक है, जो कि पीछे हम बता चुके हैं कि धनात्मक विषम क्या होता है, सम क्या, ये सब आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो विषम का मतलब यहाँ पे हुआ कि उसमें 2 से भाग नहीं लगेगा पूरी तरह से, ठीक है। तो दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ पे q एक कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो ये मतलब क्वेश्चन इसमें इस वाले प्रमेय का पर दिया गया, ठीक है। सिद्ध करके बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस रूप में होता है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत हल्का सिंपल है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। वो वाली तो बहुत हल्का था, इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिएगा तो आप कर लेंगे। बस इसको समझना है कि लिखा किस रूप में, देखिए ना, ये इसी रूप में लिखा हुआ है BQ+R, है ना। तो यहाँ पर ले लीजिए, दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक, लिख लीजिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 6q+1, क्या दिया हुआ है, 6q+1, है ना। और क्या दिया है, या 6q+3 या 6q+5, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, लिख लीजिएगा आप खुद से, या 6q+3 या 6q+5 तथा धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में हो सकता है। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें 6q+1 अगर हम इसको, इस वाले को यहाँ पर सेट करें तो यहाँ पर एक कोई भी संख्या होगा ना, कोई भी संख्या होगा, ठीक है, वो अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। कोई भी q का मान लेंगे, अगर 2 लेते हैं q का मान, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 1 13 आएगा, है ना। यहाँ पे 13 बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाले लिखेंगे b, यहाँ पे क्या हो जाएगा b, देखिए यहाँ पे मार्कर नहीं चल रहा है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा b, ठीक है, b, और ये हो जाएगा q प्लस, यहाँ पे r क्या हो जाएगा, ये BQ+R, 6q+R। अब यहाँ पे आप खुद बताइए b क्या है, यहाँ पे b बराबर क्या होता है, भाजक, बोले थे ना। तो यहाँ पे 6 क्या हो गया, b, q का q, और शेषफल कितना है, यहाँ पे 1 है, ठीक। अब देखिए b क्या है, यहाँ पे b हमारा क्या आया, भाजक, ठीक है। b क्या है, भाजक। हम बताए थे ना, जो भी इसमें क्या होता है, BQ+R में रिलेशन क्या होता है, कंडीशन क्या है कि जो 0 से बड़ा होगा r और b से क्या होगा, r हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब जो भी शेषफल आएगा r, ठीक है, वो कितना से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा, ठीक है। और ये धनात्मक है, ठीक है, इसलिए 6 से छोटा आप बता दीजिए कि r कौन कौन सा हो सकता है। r बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, यही ना आएगा, r का मान यही होगा, ठीक है। शेषफल हमेशा किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा, तो यही सब आ सकता है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको कहा जा रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 प्लस 6q+5 के रूप का होता है। बस अब कुछ नहीं है, बस बन गया, समझिए क्वेश्चन तैयार है। देखिए यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 6, ठीक है, q+1 आएगा ना, ये होगा। और अगर 2 लेते हैं तो बताइए 2 क्या है, 2 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6q+2, पहले लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, 6q+3, ये वाला लिखा गया। फिर क्या होगा, 6q+4, फिर 6q+5, ठीक है। शेषफल ये है, एक शेषफल है 2 3 4 5 था, ठीक है। तो ये हम पूरा लिख दिए। अब बताइए इसमें से कौन कौन को हम धनात्मक विषम पूर्णांक में लिखेंगे, किसको नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक कहा गया है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे क्या, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये विषम नहीं है। यहाँ पे कोई भी अगर 1 रखेंगे, ठीक है, q मान लीजिए 1 है, तो 6 दूनी कितना हो गया, सॉरी 6 एकम 6, 1 रखेंगे तो गुना होगा 6 एकम 6, 6 2 8। बताइए ये विषम पूर्णांक हुआ, 8 एक सम पूर्णांक हो गया, क्योंकि 8 में 2 से भाग लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली होगा 6q+2 का रूप में लिखाएगा, नहीं लिखाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे q का कोई भी मान लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 कोई भी, यहाँ पे बताएगा ना q कोई भी एक पूर्णांक है, तो कोई भी मान लीजिए जैसे 2 लेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। 15 क्या है, विषम पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम 6q+3 के भी रूप में लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिख सकते, 6q+3, है ना। उसके बाद यहाँ पे 6q+4, इसमें क्या लिख सकते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पे q का मान 3 ले लीजिए, मान लीजिए, तो 6 3 18,
6 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, यहाँ पे 4 को जोड़ना था तो 22 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है या सम पूर्णांक है, आप खुद से बताइए। धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे सम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्या लेंगे, विषम लेना है। पहले कहा जा चुका है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो 6q+4 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसमें भी आप चेक कर लीजिएगा 6q+5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसलिए हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+2 या 6q+4 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हम 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस बता देना है, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन पे, फटाफट से इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसको सिर्फ पढ़ दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, आपके पास बुक होगा तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो अधिकतम संख्या पूछा गया है। ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना रखे ताकि 32 वाला भी और 616 वाला भी क्या हो जाए, उसमें मार्च हो जाए। ठीक है, मैनेज हो जाए, यही आपको बताना है। मतलब कि 616 कितना दिया है, 616 और 32। ठीक है, 616 टुकड़ी का, ठीक है, एक आर्मी बैंड 32 टुकड़ी का है। ठीक है, तो ऐसा संख्या अधिकतम स्तंभ बताना है जो कि दोनों को क्या कर दे, मार्च कर दे। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो इसमें हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, कभी भी अधिकतम पूछे जाए, ठीक है, दो संख्या का अधिकतम कौन सा संख्या हो जो कि दोनों को संतुष्ट कर दे। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम इसका HCF। तो HCF किससे निकालेंगे, 32 से 616 में। ठीक है, बताया है ना, छोटा वाले से बड़ा वाला में, तो 32 और 616 का आप HCF निकाल लीजिए, वही एल्गोरिथम विधि से, तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32 और 616 का, इसमें बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें और आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा किसी में भी क्वेश्चन, जैसे कि हम बोल दें यहाँ पे, जैसे 35 और 50 कितना है, 35 और 50, हम बोले कि 35 और 50 को ऐसा कौन सा बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 35 को भी और 50 को भी विभाजित कर दे। ठीक है, मतलब दोनों को संतुष्ट कर दे। ठीक है, दोनों को विभाजित कर दे, तो कौन सा ऐसा संख्या होगा, वो सबसे बड़ी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 35 और 50 का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे तो हमको वो आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी शब्द के रूप में भी, ठीक है, वाक्य के सेंटेंस में भी रहे तो आप उसको बना देंगे। जैसे इसमें अगर हम देखें तो 35 से इसमें देखिए, इसको करेंगे तो 35 इसमें भाग देंगे, है ना, तो 35 से कम 35 आएगा, घटाइए इसको कितना आ गया 5, यहाँ पे 4 में से 3 गए 1, 15। अब इसको घेर देंगे, फिर कितना लगाएंगे 35 में, जब तक लगाते रहिए तब तक जीरो शेषफल प्राप्त ना हो जाता है। 15 दूनी 30, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 में 3 0, फिर 5 से इसमें लगाते हैं 15 में, तो 5 दिया 15। देखिए शेषफल क्या आ गया, 0, तो शेषफल 0 आएगा, तो यहाँ पर क्या आया, भाजक 5 है, तो HCF कितना आया, HCF बराबर 5। ये 5 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 35 को भी विभाजित कर देगा पूरी तरह से, और किसको, 50 को भी। ठीक है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इससे बड़ा कोई संख्या नहीं होगा जो 50 को विभाजित कर देगा और 35 को विभाजित कर देगा, तो यही होता है HCF। ठीक है, HCF का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब हुआ सबसे अधिकतम, कॉमन का मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, फैक्टर का मतलब उसका गुणनखंड। ठीक है, यही होता है HCF का मतलब। तो ये वाला आप 32 से 616 में एल्गोरिथम विधि से भाग देंगे। ठीक है, HCF निकालेंगे, आपका जो भी HCF निकलेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर हम बता देते हैं 8 है। ठीक, चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में भी क्या करना है, सिद्ध करने वाला है, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है किसी मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का क्या कहता है, वर्ग जानते हैं ना, स्क्वायर। ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये सिद्ध करना है। किससे सिद्ध करना है, तो यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, BQ+R। ठीक है, तो ये वाले प्रमेयों का आप जैसे पिछले वाले सेकंड क्वेश्चन में बताए थे इस तरह से इसमें सेट करके आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। चलिए बताते हैं किस तरह से इसको करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए क्या दिया हुआ है, 3m और किसके रूप में, या 3m+1 के रूप का होता है, यही सिद्ध करना है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि a कोई पूर्णांक है। ठीक है, a कोई पूर्णांक है, माना कि a कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक, और जहाँ पे कि b अगर इसमें दिखेगा, b क्या हो जाएगा, अब खुद बताइए ये किसके रूप का है, BQ+R। तो यहाँ पे b क्या आएगा,
3 आएगा ना, बी क्या आएगा 3। क्यू की जगह पे क्या लिख दिया है, एम लिख दिया है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्यों भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आर मतलब क्या, शेषफल कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे बी बराबर क्या हो जाएगा 3 होगा, ठीक है। बी बराबर क्या होगा 3 होगा, और अगर आर देखिएगा तो आर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और इसमें देखिएगा तो आर कितना है 0 है, तो आर बराबर क्या हो सकता है 0 या 1, ठीक। तो किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग, ठीक है, क्या करता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पे वर्ग करना है, वर्ग का मतलब स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे a मान्य है, तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर होता है ना। और इसमें क्या कंडीशन है कि जो 0 से क्या होगा r बड़ा होगा या बराबर होगा, और b से क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ पर b कितना है 3 है, b कितना है 3। तो बताइए r क्या क्या हो सकता है, b से हमेशा छोटा होगा, और ये धनात्मक है इसलिए माइनस में नहीं घुस जाना है, ठीक है। 0 से छोटा नहीं जाना है, 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है, 3 से छोटा। तो बताइए शेषफल क्या आ सकता है, यहाँ पे शेषफल बोलिए तो फटाफट क्या क्या हो सकता है इसमें। तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। या आपको शेषफल यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 2 3, ठीक है। कितना से छोटा, सॉरी 3 नहीं होगा, 3 से क्या होना चाहिए छोटा ही ना, यहाँ पे क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। 0 1 और 2 ये हमारा क्या आएगा शेषफल आएगा। अब हमको a बराबर क्या आएगा बताइए, b कितना लेना है 3 लेना है, क्यों का क्यों प्लस यहाँ पर r यहाँ पे मान लीजिए 0 रखते हैं, है ना, कितना 0। अब इसका कहता है a का क्या करना है वर्ग, इसका वर्ग करेंगे, मतलब कि इसका वर्ग मतलब a का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा 3q में प्लस 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3q ही रहेगा, मतलब कि 3q का वर्ग। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, क्यू का वर्ग क्या होता है क्यू स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पे 9 को इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि हमको 3 के रूप में सिद्ध करना है ना। तो अगर 3 इसमें कॉमन लेंगे 3 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा अंदर, है ना। देखिए 3 तिया 9 पूरी है ना, 3 बाहर निकाल लिए, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर। क्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है क्यू। तो 3q स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे समझिए कि इसको हम 3 का 3 और ये जो 3q स्क्वायर है इसको m लिख सकते हैं या नहीं, m लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए। ये पूरा को क्या लिख सकते हैं m, तो क्या हो जाएगा ये 3m, ठीक है। यहाँ पे शेषफल क्या लिए थे 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3m। चलिए अब अगला देखते हैं, शेषफल लेते हैं 1, तो a स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 3q प्लस 1 शेषफल क्या लेते हैं 1, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a बराबर क्या है 3q और 1, ठीक है बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होता है क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, है ना, प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a कितना है 3q, है ना, यहाँ पे इंटू में है, ठीक है, 3q यहाँ पे सब गुना में याद रखिएगा, गुने 3q प्लस 1 b, ठीक है। 2ab होता है ना, तो b 1 ही है, तो यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। फिर 1 लिख देते हैं प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम a प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूला को बैठा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6q, क्या हो जाएगा 3 दूनी प्लस में 6q। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 इसमें भी है और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ठीक। 1 है ना, यहाँ पे 3q और यहाँ पे 9q, इसको ठीक से लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे इसको 3q यहाँ पे 9 है, 9q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, यही ना है। इसको सही ढंग से लिख दें ताकि हमको इस रूप में चेंज करने में आसानी हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, कितना 3q मत सॉरी 3 बाहर निकाल लेंगे, तो 3 बाहर निकल गया ना। और यहाँ पे 3 अब इसको अंदर रख देंगे तो 3q का स्क्वायर आएगा अंदर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ गया q आ गया, ये प्लस 1 का 1, ठीक है। ये इससे नहीं हो सकता इसलिए उसको बाहर कर दिया, 3 कॉमन निकल गया, 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस क्या है 1।
तो इसको 3 का 3 रहने देंगे ना। इस पूरा को हम m लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं m। तो क्या हो जाएगा कि पूरा की जगह पर क्या लिख देंगे m प्लस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शेषफल क्या था 0, तो 3m प्लस 0 के रूप में। यहाँ पर फिर क्या रहा है 3m प्लस 1। ठीक है, तो 3m प्लस 1 यही ना सिद्ध करना था। तो वर्क करने पर भी किस रूप में आया 3m प्लस 1। यहाँ पर भी 0 शेषफल रखने के बाद वर्क करने पर भी क्या आया था 3m के रूप में, 3m प्लस 1 के रूप में। ठीक है, चलिए इस तरह से अगर आप 2 से सिद्ध कीजिएगा, 2 के लिए भी कर देते हैं। देखिए तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्या होगा होल स्क्वायर। यहाँ पे शेषफल कितना लिए हैं 2। यहाँ पे अगर कीजिएगा हल, ठीक है, यहाँ पे नीचे करते हैं, यहाँ पे नीचे कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे सीधे करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab। तो 2 1 3 दूनी, सीधे करते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 12 ab मतलब कि q। ठीक है, इसको अच्छी ढंग से लिख लीजिए तो 9q स्क्वायर, इसको इधर कर लीजिए प्लस 12q प्लस कितना हो जाएगा 4। अब इसको 3 इसमें से कॉमन निकाल लीजिए तो 3 कॉमन बाहर आएगा इनटू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 कॉमन बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा, कितना से गुना करेंगे तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, तो 3q स्क्वायर से। ठीक है, प्लस अब 12q पर आना है ना, तो कितना लेंगे 3 कितना 4q से। ठीक है, तो 12q पर जाएगा, 3 चौके 12q पर गया ना, प्लस में कितना हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा बाहर में 4। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, ये पूरा के जगह पे m ले सकते हैं प्लस 4। ठीक है, तो अगर शेषफल क्या हो 2 हो, शेषफल कितना होगा 2, तो 3m प्लस 4 के रूप में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, 3m प्लस 4, इस तरह से ये आएगा। चलिए ये समझ गए आप। ठीक है, यही सिद्ध करना था। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको देख लीजिए। तो दोस्तों अब प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, वही प्रमेय का यूज करना है जो कि हम पीछे से करते आ रहे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी पे हम इसको क्या करेंगे, बस इसमें घन करना है, मतलब वहाँ पे वर्क किए थे, इसमें क्या करना है घन मतलब 3 बार गुना करना है। ठीक है, घन आप लोगों को आता होगा। चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक कोई पूर्णांक है। ठीक है, माना कि ए कोई क्या है पूर्णांक है, ठीक है, और b बराबर क्या है यहाँ पे 9, b बराबर कितना दिया है 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, लिख लीजिएगा क्या दिया हुआ है 9m, 9m प्लस 1, ठीक है, 9m प्लस 8, यही ना है। तो यहाँ पे समझिएगा अगर इसको बी क्यू प्लस आर में तो बी क्यू प्लस आर सेट हो गया ना। देखिए b कितना है 9, r कितना है यहाँ पे 1, इसमें देखिए तो b कितना है 9, r कितना है तो 8। ठीक है, तो वहाँ पे b कितना हो गया b बराबर 9, मतलब भाज्य कितना है 9। तो जो शेषफल आएगा यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, जो r होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, या 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा b से छोटा होगा। ठीक है, शेषफल जो होगा वो b से छोटा होगा, मतलब कि 9 से छोटा होगा शेषफल, है ना। 9 से छोटा क्या क्या हो सकता है, तो एक क्या आएगा शेषफल क्या सब आ सकता है, शेषफल 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 से छोटा ये सब है। ठीक है, इतना शेषफल आएगा। अब सबको रख के हल कीजिएगा तो बहुत भारी हो जाएगा। ठीक है, सबको रख के हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भारी हो जाएगा। देखिए 9 से ये विभाजित है ना। ठीक है, तो 9 से विभाजित जो संख्या 9 से विभाजित होता है, ठीक है, वो 3 से भी विभाजित होगा। याद रखिएगा, जो संख्या 9 से विभाजित है वो 3 से, तो इसको हम 9m प्लस 1 को लिख सकते हैं 3m प्लस 1। ठीक है, क्योंकि 3 से इसको विभाजित हो जाएगा। ठीक ना, इसको लिख देंगे क्या, इसी को 9m प्लस 1 को लिख सकते हैं 3m प्लस 1। ठीक है, बस हमको सीधी ना करना है। ठीक है, तो इतना बड़ा लीजिएगा तो सबका शेषफल रख के फिर करना होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लिए 3m प्लस 1। अब यहाँ पर देखिएगा तो b बराबर क्या आ जाएगा बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर b बराबर कितना आया 3, b बराबर 3, यहाँ देखिए b बराबर कितना आया 3। तो बताइए शेषफल क्या होगा, शेषफल
शेषफल कितना आ जाएगा, 3 से छोटा होगा है ना, 3 से छोटा क्या होता है 1 2 3, ठीक है, 0 भी हो सकता है, चलिए 0 भी लिख देते हैं, 0 1 2, ठीक है, 0 1 2, ये 3 से छोटा शेषफल आ गया। अब हमको इस वाले में a बराबर बी क्यू प्लस आर में ये वाली शेषफल रख कर क्या करना है, इसका घन करना है। वो घन करके हमको इस रूप में लाना है, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है समझ में आया, जो शेषफल ये आया है, ठीक है, इसको इस वाले फॉर्मूला में रख कर, ठीक है, शेषफल की जगह पे, और इस वाले रूप में हमको लाकर दिखा देना है, सिद्ध कर देना है कि इसका यही रूप होता है। चलिए आप देखिए कैसे वो होगा, यहीं पे इधर हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो अगर हम शेषफल 0 लेंगे, क्या लेंगे 0, अभी हम ये वाला लिए है ना, a बराबर क्या 3m प्लस 1, तो यहाँ पे a बराबर क्या आएगा b कितना लेंगे 3q प्लस r यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या लेते हैं 0, ठीक है, ये आ गया। अब इसका क्या करना है, घन करना है, घन का मतलब इसका क्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3q प्लस 0 का क्या करेंगे घन, मतलब इस पर कितना पावर लगाएंगे 3, तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया a प्लस बी का होल क्यू, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यू। तो यहाँ पर तो 0 है, तो 3q में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3q ही आएगा, है ना, क्या आएगा 3q ही, और 3q को हम यहाँ पे q निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 3 बार गुना करना है, q आता है निकाले तो 3 तिया 9 9 तिया 27, कितना आ जाएगा 27, q को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा q का q, तो 27 q, ठीक है, 27 q पे पावर q आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, बोलिए जल्दी, 9 कॉमन निकाल लेंगे, कितना 9, अगर 9 बाहर निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा इसमें, 3 ना बचेगा, 9 तिया 27 और q का q, ठीक है। अब हम इसी 9 3q पर पावर q को 9 का 9 रहने देते हैं, और 21 3q की पावर q की जगह पे क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। देखिए 9m के रूप में आ गया ना, हमको यही ना लाना था पहला, ठीक है, q करने के बाद आया ये, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, देखिए अब शेषफल 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 3q प्लस शेषफल क्या रखेंगे 1, तो क्या करना है q, तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है बताइए जल्दी, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, याद कर लीजिएगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यू का, a प्लस बी के होल क्यू का, आप लोगों को याद भी होगा, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे वही a कितना है 3q, b कितना है 1, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला अब यहाँ पे क्या देखना है, 3q प्लस 1 का क्या करना है होल क्यू, तो फार्मूला हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिए और फिर उसी हिसाब से इसको बैठाइए, ठीक है। 3q यहाँ पे a है और a क्या है यहाँ पे b है, 3q यहाँ पे कहता है a का q, तो a का q करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ 3q का क्या करना है q करना है, तो 3 तिया 9 9 तिया कितना हो जाएगा 27, ये 3 का हुआ, q का q करेंगे तो कितना हो जाएगा q की पावर q, ठीक है, 27 क्यों आ गया ये। अब कहता है बी क्यू मतलब कि 1 का q, तो 1 का q को 3 बार करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है, कितना आया 1। अब फिर क्या है 3a स्क्वायर बी, तो 3 है, a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर करेंगे और गुना क्या है b, गुना b मतलब 1, तो 3 तिया 9 9 तिया कितना हो जाएगा 27, q स्क्वायर का q स्क्वायर, इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27q स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या है यहाँ पे, सॉरी पहले यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 27q का स्क्वायर। अब देखिए 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला में है ना, क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो 3 गुने a कितना है 3q, अभी कितना है 1, तो 3 तिया 9q, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा 9q, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें क्या करना है कॉमन निकालना है, ठीक है। कितना देखिए यहाँ पे सब 9 से डिवाइड हो जा रहा है ना, सब कितना से 9 से डिवाइड हो रहा है, बस एक को क्या कर देना है साइड कर देना है, यहाँ पे एक भी है बीच में, इसको क्या करना है बाहर साइड कर देना है। तो 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लिए, ठीक है, पहले इसको साइड कर देता हूँ, इसको अच्छा 27q का q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से बस इसको इधर कर दिया हूँ ताकि कॉमन लेने में क्या हो आसानी हो और आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। देखिए तो 9q यहाँ पे कॉमन लूँगा कितना 9 कॉमन ले लिए, तो 9 को कितना से गुना किया तो 27q का q आएगा, तो 3q का q, ठीक है, 9 हो गया 3q का q प्लस
यहाँ पर देखिए 27 क्यू स्क्वायर पुराना है तो 9 तिया 27 3 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू पुराना है तो कितना लेंगे 9 है तो क्यू से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा और प्लस में कितना 1 है ना। तो यहाँ पे 9 बाहर निकाले हैं ना तो 9 का 9 इस पूरा को जगह पे, ठीक है, इस पूरा के जगह पे क्या रखना है m, ये पूरा को क्या मान लेना है m, ठीक है। क्यों यहाँ पे एक रखेगा एक एक तो सब हल करने पर कोई ना कोई संख्या आएगा ही, ठीक है, पूर्णांक कोई भी रखेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको क्या m, ये प्लस में क्या बचा है 1, ठीक है। क्यों यहाँ पे कुछ भी रखेगा तो कुछ ना कुछ संख्या आएगा ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी 3 क्यू प्लस 1 को सॉल्व करने पर क्या आया 9m प्लस 1 के रूप का आया, ठीक है। यहाँ पे क्यों किए थे ना तो क्या आया 9m प्लस 1 का रूप, ठीक। यहाँ पे उस तरह से आपको इतना ही सब एक और करना था 9m प्लस 8। चलिए इसको भी कर देते हैं, इधर देखिए ध्यान से, इधर मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए फिर हम इधर मिटा के करते हैं, ठीक। अब हमको लाना है कितना शेषफल, एक रखे तो अभी 2 रखना है, कितना 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। यहाँ पे 3q प्लस 2 का क्या करना है होल क्यूब, ठीक है, क्या करना है होल क्यूब। तो देखिए यहाँ पे 2 का होल क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 3 का होल क्यूब, यही वाला फॉर्मूला पर सेट कर देना है, ठीक है। 3 तिया 9 तिया 27 क्यू का क्यू प्लस b क्यू, मतलब 2 को 3 बार करेंगे तो 2 चौके 8 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, 3a स्क्वायर b कितना हो जाएगा 8 24। देखिए यहाँ पे 3a स्क्वायर गुना में b कितना है 8, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9 9 तिया 27 को फिर 8 से कीजिए तो 8 7 56 8 दूनी 16 5 21 216 आ रहा है, कितना आ रहा है 216। तो यहाँ पे लिख लीजिए 216 और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, 3a और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, है ना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 4 तिया 12 12 तिया 36 क्यू, कितना जाएगा 12 तिया 36 क्यू, ठीक है, ये आ गया। अब इसको अच्छा से लिख लीजिए तो 27 क्यू का क्यू, इसको पहले लिख लीजिए प्लस 216 क्यू स्क्वायर प्लस कितना 36 क्यू, इस वाले 8 को आप कर लीजिए बाद में, क्यू प्लस 8। यहाँ पे कितना कॉमन ले लेंगे, इसमें भी 9 कॉमन निकालेंगे, कितना 9, तो 9 कॉमन निकालेंगे तो कितना इधर आएगा 3 क्यू का क्यू 9 27, 216 में कितना कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे भाग दीजिए प्लस 9 दूनी 18, कितना बचा 3 9 चौक 36, कितना आ गया 24 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यू का क्यू कॉमन लेने आता है ना आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए 9 ये पूरा का जगह पे क्या लिख देंगे m, क्या लिख दिए m, प्लस क्या है 8। देखिए यही सिद्ध करना था, अगर शेषफल 2 भी लेता हूँ ना, ठीक है, तो भी क्या आएगा 9m प्लस 8 के रूप का आएगा, ठीक है। यही आपको इसमें क्या करना था सिद्ध करना था। चलिए आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा, आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत किया हूँ तो एक लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वाली वीडियो अगर चाहते हैं कि मिस ना हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हम जो भी नए वीडियो बनाएं आप लोगों तक पहुँचता रहे। धन्यवाद, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।